नमस्कार। आज मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं, अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं या विशेष तौर से बीजेपी के नेता हैं, तो शायद ये सुनकर आपको बुरा लगेगा। अमित शाह के संसद के बयान के बाद जिस तरीके की सियासत हो रही है, विपक्ष जिस तरीके का नैरेटिव फैला रहा है और उसके बावजूद बीजेपी उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पा रही है या अपनी बात जनता में नहीं पहुंचा पा रही है, ये जो बेबसी बीजेपी के भीतर दिख रही है, ये चिंताजनक है। संसद में अमित शाह का बयान आता है, उसके बाद में देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के सभी तमाम अहम नेता उस बयान पर अपनी सफाई देते हैं, वो सच्चाई बताने की जनता में कोशिश करते हैं। लेकिन पार्टी के नेताओं के बयानों को सुनकर के अब भी यही लग रहा है कि उनके भीतर एक बेबसी, एक चिड़चिड़ाहट या एक चिंता, एक बेबसी अभी भी नजर आ रही है कि हम अपनी बात को जनता के बीच में नहीं फैला पा रहे, जबकि विपक्ष जिस तरीके से अपनी बात जनता के बीच में ले जा रहा है, वो स्ट्रांगली उसमें कामयाब होता नजर आ रहा है। मैं किसी नेता का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैंने इस मुद्दे पर कई नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, मैंने उनके टीवी चैनल पर चलते हुए बयान सुने हैं। उनके बयानों को सुनकर के मुझे खुद को लगता है कि ये आपकी कही हुई बात ढंग से मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, देखिए, आपके बयान को सुनकर के कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ये कह सकता है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है। पहली बात तो वो नेताओं के इर्द गिर्द का जो सर्कल होता है वो उन्हीं की तारीफें करता है। दूसरी बात ये कि वो पॉलिटिकली अवेयर व्यक्ति है, इसलिए उसको वो बयान समझ में आ गया है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर 70-80% जो मतदाताओं का धड़ा होता है वो होता है जो अंतिम छोर पर बैठा है, जो किसी खेत में बैठा हुआ काम कर रहा है, जो पशु चरा रहा है, जो कहीं रेहड़ी लगा करके मजदूरी कर रहा है, जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जो सड़क, हाईवेज और एयरपोर्ट निर्माण की मजदूरी में लगा हुआ है, वो है। और उसमें राजनीतिक जागरूकता नहीं होती है कि आपके द्वारा टिपिकल हिंदी में दिए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयानों को वो समझ ले और आपकी सफाई को मान ले। मेरी नजर में अमित शाह के बयान के बाद जब मीडिया ने सवाल किया या विपक्ष ने हल्ला किया, तब सीधा साधा एक जवाब होना चाहिए था। क्यों? वो जवाब क्यों होना चाहिए, उसके भी बैकग्राउंड में जाइए। लोकसभा चुनाव के समय आरक्षण के बयान पर जिस तरीके की विपक्ष ने भ्रांति फैलाई, जो बीजेपी के हिसाब से है, बीजेपी ने वैसा बयान नहीं दिया था, लेकिन उसका नुकसान हुआ। बीजेपी को लगा कि विपक्ष गलत हमारे बयान का गलत प्रचार कर रहा है, गलत प्रचार का कोई फायदा होता नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ। एससी का जो वोट पिछले लोकसभा चुनाव में 34-35% तक पार्टी को मिला था, वो इस बार 5-7% घटा है। और इसी वजह से अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी में बेबसी, चिड़चिड़ापन एक नजर आ रहा है कि यार अब इसका काउंटर कैसे तैयार किया जाए। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में फैक्चुअल अटैक से ज्यादा सामने वाले के इंटेंशन पर अटैक होता है। पॉलिटिक्स के अंदर नैरेटिव इंपॉर्टेंट होता है, फैक्ट्स क्या है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पब्लिक में नैरेटिव क्या बिल्डअप हो रहा है। पॉलिटिक्स में फायदा नुकसान उससे होगा, सच्चाई क्या है और सच्चाई क्या नहीं है, इससे पॉलिटिक्स में फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के इंटेंशन पर आप अटैक करते और बहुत लाइटली रिएक्ट करते। आप जब बहुत हार्ड रिएक्ट किया तो उसमें बहुत सारे नेताओं के बयानों में उनके बयान से जो एक्सप्रेशन है वही फेक नजर आ रहे हैं। बहुत लाइटली रिएक्ट होना चाहिए था कि विपक्ष के पास में कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के आरक्षण के मसले पर भी गलत बयान फैलाए थे, लेकिन भोली भाली जनता को वो लोकसभा चुनाव में बरगलाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि एक बार फिर से हम इस बयान का जो हिस्सा है सिर्फ 5% सुनाया जा रहा है, आगे का बयान क्या था, पीछे का बयान क्या था, वो नहीं सुना रहे हैं। और विपक्ष के नेताओं को या कांग्रेस को ये लग रहा है कि हम इसके जरिए फिर से भोली भाली जनता को बरगला लेंगे। वो सिर्फ इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। यानी कि दो चीजें कर रहे हो आप। पहला ये कि जनता के जहन में ये डाल रहे हो कि अमित शाह का 5 सेकंड का बयान सुनाया गया, आगे और पीछे का बयान नहीं सुनाया गया। दूसरा आप ये कर रहे हैं कि जनता के जहन में ये डाल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के समय आरक्षण के मसले पर जब विपक्ष ने गलत जो नैरेटिव बिल्डअप किया था, भ्रांतियां फैलाई थी जनता में, उसका विपक्ष को वोटों में फायदा हुआ है, इसलिए इस बार फिर से विपक्ष वोटों में फायदा लेने के लिए इस बयान को भी फैला रहा है। तो जनता में भोली भाली जो मैं जो कह रहा हूं, नॉन पॉलिटिकल अवेयर जो वोटर है, उसमें वो चीज बहुत सिंपल भाषा के अंदर उनको समझ में आती और शायद विपक्ष को स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड करने का या इस मुद्दे पर इतना अग्रेसिव होने का मौका नहीं मिलता। 48 घंटे, 72 घंटे, 96 घंटे में जाकर विपक्ष का ये प्रोसेस ठंडा हो सकता था, जबकि इसे अब लगभग मेरी जहां तक समझ है, ये बयान जितना नुकसान करना था वो कर चुका है। बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए इसे काउंटर करना। सवाल ये आता है कि ये हालात क्यों पैदा हुए। हालात पैदा होने के पीछे की एक वजह यह है कि 2016, 17, 18 के बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो पब्लिक में अपना मैसेज पहुंचाने का,
नैरेटिव बिल्ड करने का और किसी ऑपोजिशन के नैरेटिव को काउंटर करने का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो रहा डिजिटल मीडिया। लेकिन डिजिटल पर जो बीजेपी 2016, 17, 18 में अपर एंड में थी वो मजबूत थी। ऐसा माना जाता था कि देश के अंदर कोई भी नैरेटिव अगर पब्लिक के बीच में पहुंचाना है तो बीजेपी की आईटी सेल से बेहतर कोई एग्जांपल हो नहीं सकता है, और बीजेपी की आईटी सेल का काउंटर विपक्ष के पास है ही नहीं। लेकिन अब वो नहीं है। विपक्ष ने सबसे पहले क्या किया, अपने आईटी को तो मजबूत किया लेकिन बीजेपी के आईटी शब्द पर ही काउंटर कर दिया, और काउंटर करते 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 आईटी शब्द को इतना नेगेटिव बना दिया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट है जिसके नाम के साथ आईटी सेल लगा हुआ है उसके कंटेंट को लोगों ने एक्सेप्ट करना ही बंद किया। जबकि आईटी सेल कांग्रेस की भी मजबूत होती गई, साथ साथ में कांग्रेस ने बीजेपी की आईटी सेल को टारगेट किया तो अपने आईटी सेल को मजबूत किया। लेकिन एक और फर्क रहा, ये मैंने मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ में देखा है। जब डिजिटल शुरुआती समय में ग्रो कर रहा था 2016, 17, 18 में, तब कई टेक्निकल ट्रिक्स हुआ करती थी जिसके जरिए आप डिजिटली ग्रो कर सकते हैं। बीजेपी के आईटी सेल में जो प्रोफेशनल्स हैं वो 2016, 17, 18 के हैं। उसके बाद डिजिटल हर दिन, हर महीने और हर पखवाड़े में बदल रहा है। उसके तरीके बदल रहे हैं, उसके साथ में फाइट करने के तरीके बदल रहे हैं, वहां ग्रो करने के तरीके बदल रहे हैं। लेकिन बीजेपी का आईटी सेल 2016, 17, 18 के मॉडल पर भी अभी भी काम कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री का लाइव स्ट्रीम हो गया, सारे सांसद, सारे विधायक उसको शेयर कर रहे हैं, उस पर लाइक कमेंट कर रहे हैं, पार्टी के सभी सक्रिय लोग कर रहे हैं, और उससे ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच में नैरेटिव बन रहा है। नहीं बन रहा है, वो आप ही की पार्टी के लोग देख रहे हैं। आपकी पार्टी के भी वो लोग देख रहे हैं जो आपकी पार्टी के अंदर अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं। वो लोग तो किसी भी बुरे से बुरे हालात में भी आपकी पार्टी के साथ ही खड़े रहने हैं। आपको तो मैसेज उन लोगों के बीच में पहुंचाना है जो पॉलिटिकली बिल्कुल एक्टिव नहीं है और यहां तक कि राजनीतिक समझ भी नहीं रखते हैं। एक बड़ा हिस्सा देश समाज का वो है जो पॉलिटिक्स के इलेक्शन को रिजल्ट को डिसाइड करता है। अब दूसरी बात आती है कि 2016, 17, 18 के दौर में है ना, बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा लोकल लीडर्स पे ये दबाव डाले गए कि आपके टिकट के दावेदार भी आप तभी होंगे जब आपके फेसबुक पर इतने फॉलोअर हो, ट्विटर पर इतने हो, इंस्टा पर इतने हो, यूट्यूब पर इतने हो। इसका एक नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि लोकल लीडर्स ने फर्जी पेज खरीदने शुरू किए। अब देखिए, एक कोई भी है, चाहे वो ट्विटर है, इंस्टा है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, लेकिन वहां पर एंटरटेनमेंट का एक कंटेंट डाला जा रहा है, किसी और नाम से वो पेज बन रहा है, वहां पर सिनेमा का कंटेंट डाला जा रहा है, शॉर्ट फिल्मों की क्लिपें डाली जा रही है, और एक ऑडियंस को एंटरटेनमेंट कंटेंट के जरिए एंगेज करके 50-70 हजार फॉलोवर, लाख फॉलोवर हासिल कर ली जाते हैं। और उसके बाद में उस पेज का सारा, जब फॉलोवर 70-80 हजार लाख हो जाते हैं तो उस पेज के सारे कंटेंट को डिलीट किया जाता है, पेज का नाम चेंज किया जाता है, उसके प्रोफाइल पिक्चर, कवर पेज सब चेंज करके एक नेता खरीद लेता है उसे, और वो पार्टी के सामने दिखाता है कि मेरे फेसबुक पेज पर इतने फॉलोवर है, मेरे ट्विटर पर इतने फॉलोवर है, मेरे यूट्यूब, इंस्टा पर भी इतना ऑडियंस है मेरे पास। पार्टियों को ये पता तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फर्जी तरीके से भी किए जा सकते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पॉलिटिकल पार्टियों ने फर्जी तरीके के बावजूद उसे एक्सेप्ट किया कि जनता की नजर में आप एक बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। जनता की नजर में अगर फॉलोवर से बड़े नेता पहचान रखते हैं तो महाराष्ट्र के चुनाव में एक अभिनेता चुनाव लड़ा था जिसके सोशल मीडिया पर मिलियंस फॉलोवर थे और वोट्स सैकड़ों में ही मिले थे, हजारों तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया था। इस फेक पेज के साथ हुआ क्या कि समय के साथ उस पेज का जो पहले एंटरटेनमेंट का ऑडियंस था, पॉलिटिकल कंटेंट जाने लगा, एंटरटेनमेंट ऑडियंस ने वो कंटेंट देखना बंद किया और धीरे धीरे वो डेड पेज में आ गए। बीजेपी के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय पेज पर जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है उसको जो लोकल लीडर्स शेयर करते हैं उसमें से 80% वो पेज शेयर कर रहे होते हैं जो खुद डेड है। दूसरा उदाहरण मेरा देखिए, एक सांसद 20 लाख की औसत कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है, 20 लाख वोटर होते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन बावजूद उसका उदाहरण देख लीजिए कि उसके जो फेसबुक पर लाइव होता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव होता है 100, 50, 40 लोग लाइव देख रहे थे। क्यों? आपको कुछ महीने पहले 7 लाख लोगों ने, 8 लाख लोगों ने, कहीं 5 लाख लोगों ने वोट देकर के जिताया है। वो आपके सपोर्टर भी आपको क्यों नहीं देख रहे? वो इसीलिए नहीं देख रहे कि उनके ज्यादातर पेज डेड है और उनकी आईटी टीमों ने बोट और तमाम दूसरे तरीकों से व्यूज हासिल किए, लाइक हासिल किए, लेकिन ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं थी। इसके काउंटर में कांग्रेस और तमाम दूसरे विपक्ष के, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये सबसे बेहतर आज के दौर में डिजिटल पर काम कर रही है, इन्होंने ऑर्गेनिक ग्रोथ पर काम किया। और साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा था कि बीजेपी ने प्रोफेशनल्स पर ज्यादा फोकस किया। कांग्रेस हमेशा से, जब डिजिटल नहीं था तब भी नैरेटिव बिल्डिंग का जो एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें पत्रकार हो गए, इंटेलेक्चुअल हो गए, राइटर्स हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, उनको अपने साथ रखती हैं।
स्थितियां ये थी कि बीजेपी से कमाने वाला व्यक्ति भी, बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी, बीजेपी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी सड़क पर खड़े होकर के पार्टी की नीतियों के लिए और पार्टी के फैसलों के लिए बहस नहीं करता है। जबकि कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को हमेशा अपना बना करके रखा कि कांग्रेस समर्थित पत्रकार हो, लेखक हो, इंटेलेक्चुअल हो, सोशल वर्कर हो, वो चाय पीते हुए चाय की रेहड़ी, सड़क, चौराहे पर भी पार्टी के फैसलों, पार्टी की नीतियां, राहुल गांधी और गांधी परिवार को जस्टिफाई करते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं। और जब कोई पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बोलता है तो उसके आसपास के थोड़े कम इंटेलेक्चुअल, थोड़े कम पढ़े लिखे, थोड़े जूनियर लेवल के 10 दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं और फिर उसी बात को 10 वो लोग भी लेकर के आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों का जो पूरा इकोसिस्टम होता है वो पूरा का पूरा एक तरफा हो जाता है। दूसरा, जो मैंने जबरदस्ती लाइक शेयर की बात कही, इससे डेड पेज होते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी स्थितियां जो आज की तारीख में है, एक समय में अटैकिव रहने वाली बीजेपी आज पूरी तरीके से डिफेंसिव मोड में आ गई और इसकी वजह मैंने जैसा कि बताया कि डिजिटल पर उनकी 2016, 17, 18 वाली टीम उसी ढर्रे से चल रही है और उसके मैं आंकड़े भी आपको बताता हूं। नेशनल लेवल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें एक यूट्यूब का उदाहरण लेते हैं कि आपको कितना लोग सुनते हैं। अब देखिए, पिछले 30 दिनों के अंदर यूट्यूब पर बीजेपी के नेशनल यूट्यूब चैनल पर 4.9 मिलियन लोगों ने देखा है, 5 मिलियन मान लिया जाए। जबकि कांग्रेस को देखा गया 58.69 मिलियन, 59 मिलियन लोगों ने देखा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खुद के यूट्यूब चैनल की अच्छी खासी रीच है, 53.79 मिलियन आए हैं, लेकिन बीजेपी के खुद के 5 मिलियन और ये 53 मिलियन 58 मिलियन ही होते हैं। जबकि इधर अकेली कांग्रेस के नेशनल पेज के 58.69 मिलियन हो गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के यूट्यूब नेशनल चैनल पर 40 मिलियन है और यूथ कांग्रेस के भी 47.6 मिलियन व्यूज है। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस का जो खुद के ऑफिशियल पेज है उनकी मंथली रीच 125 मिलियन के लगभग है, जबकि बीजेपी 50 से 60 के बीच में टहल रही है और इससे ऊपर ग्रो कर नहीं पा रही है। और बीजेपी का जो नेशनल वाला यूट्यूब चैनल है उसकी तो प्रोफेशनल लुक भी नहीं आता है, व्यूज तो बहुत दूर की बात में है। अब सवाल बचता है कि एक और वजह क्या रहा। एक और वजह ये रही कि बीजेपी ने जब 2016, 17, 18 के अंदर जब ऑपोजिशन ने बीजेपी के आईटी सेल शब्द, जो आईटी सेल बीजेपी का सबसे स्ट्रांग था, उसी को टारगेट किया, आईटी सेल की एक नेगेटिव कैंपेन किया गया और समय के साथ असर यह पड़ा जनता के बीच में कि अगर कोई भी कंटेंट आईटी सेल के नाम से जनता के बीच में जा रहा था तो जनता उनके दावों, उनके आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर रही थी। जनता के जहन में यह बिठाया गया कि आईटी सेल अगर कुछ फैला रहा है तो वो गलत फैला रहा है, वो फेक फैला रहा है। जबकि कांग्रेस ने तो आज रिपोर्टर अपनी पार्टी के ऑफिशियल रिपोर्टर बना दिए। वो रिपोर्टर भीड़ में जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, अपने ही लोगों से सवाल करते हैं, अपने ही लोगों से जवाब देते हैं और अपने इधर उधर कंटेंट सर्कुलेट कर लिया जाता है, अपना लोगो नहीं लगाया जाता। लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कांग्रेस की खुद की सैलरी उठाने वाले पत्रकार हैं। तो ये बीजेपी ने जब आईटी सेल को डैमेज किया गया तो बीजेपी ने थर्ड पार्टी पेज पर फोकस किया। थर्ड पार्टी के यानी कि कुछ मोदी आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी या किसी नेता की नेगेटिविटी में कुछ पेजों के नाम बना दिए गए, उस पर फोकस किया गया। लेकिन आजकल उस तरह के पेजेस पर भी पब्लिक का वैसा भरोसा नहीं है जैसा इस इकोसिस्टम के दायरे में आने वाले पत्रकार, लेखक और उनकी कही हुई बातों का जनता के ऊपर में असर पड़ रहा है, जनता के बीच में भरोसा बन रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी के पास में ऑप्शन क्या है। देखिए, बीजेपी के पास में 2 ऑप्शन है। एक, जो बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन सवाल यह है कि एक चेहरे, एक नाम के दम पर आप कितने चुनाव जीतेंगे। 2014, 15, 16, 17 तक विधानसभा के चुनाव भी मोदी के नाम पर जीते जाते थे। फिर एक समय आया जब जनता में इतनी जागरूकता हो गई कि केंद्रीय चुनाव में अलग मसले, लोकल चुनाव में अलग मसले, स्टेट लेवल के चुनाव में अलग मसले, और इस आधार पर प्रधानमंत्री के फेस के प्रति जनता में फेथ होने के बावजूद वो लोकल चुनावों के अंदर लोकल मुद्दों पर वोट करते हैं। दूसरा, एक बीजेपी के पास में एक ऑप्शन बचता है आरएसएस। आरएसएस क्यों बचता है? इसकी एक वजह है, जनता राजनीतिक रूप से ज्यादा सहिष्णु नहीं होती है, टॉलरेटेबल नहीं होती है, पॉलिटिकल टॉलरेट बहुत ज्यादा नहीं करती है। आपने छोटी मोटी गलती की, जनता आपको सबक सिखा देगी। लेकिन कल्चरली या फिर आइडेंटिटी बेस्ड टॉलरेट अभी भी जनता काफी हद तक करती है। अगर आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, उसकी पहचान जो है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, लिहाजा आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति आरएसएस की तमाम खामियों के बावजूद संगठन के साथ जुड़ा रह सकता है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। जबकि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल टॉलरेंस बहुत ज्यादा लंबा पब्लिक करती नहीं है। ऐसे में
आपने लोकसभा चुनाव में देखा आरएसएस घरों में बैठा था। मैं जब ग्राउंड में था तो मैंने कई लोगों से ये खुलेआम कहा था कि आरएसएस इस बार मतदान नहीं करवा रहा है, आरएसएस ने पर्चियां नहीं बांटी, आरएसएस ने वोटिंग नहीं करवाई, आरएसएस उतना सक्रिय नहीं रहा। और यही वजह रही कि जिन जिन सांसदों ने या लोकसभा स्तर का चुनाव लड़ रहे ऐसे नेताओं ने जिनको जो आरएसएस के पुराने इकोसिस्टम के भरोसे रहे कि आरएसएस मतदान करवा देगा, वो हारे हैं, बुरे हारे हैं और उनके पक्ष में वोटिंग घटी है, जबकि विपक्ष की वोटिंग बढ़ी नहीं है, बावजूद इसके वो हारे हैं। हाँ, ऐसे नेता जिन्होंने अपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, अपना एक इकोसिस्टम एन मौके पर डेवलप किया और वोटिंग करवाना सुनिश्चित किया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बात तय थी, बीजेपी का व्यक्ति बीजेपी से नाराज था, लेकिन नाराज इतना भी नहीं था कि वो कांग्रेस के सिंबल पर जाकर के वोट करके आए। ये बहुत क्लियर इस ग्राउंड पर दिख रहा था। लेकिन वो नाराज इतना जरूर था कि उसमें या फिर कहें कि उत्साह की कमी बहुत ज्यादा थी कि अगर कोई घर से थोड़ा दूर रह रहा तो उसने घर जाकर के वोटिंग करने के लिए घर जाना मुनासिब नहीं समझा, या फिर कई घर बैठे हुए भी जरूरी कामों में व्यस्त रहे और जाकर के मतदान नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के जो आज की चर्चा की सार था वो ये था कि नैरेटिव बिल्डिंग, पॉलिटिक्स नैरेटिव का खेल है। आम व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जहन में कोई पार्टी क्या डाल रही है। जैसे एक बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो कई सालों तक ये ही जनता के जहन में डाला गया और अब तक भी है। भले ही 11 सालों में बहुत कुछ नहीं बदला होगा, कुछ मामलों में सरकार पिछड़े रही होगी, लेकिन जनता के जहन में यह डाला हुआ है सही का, दिशा सही है, लाइन सही है, मोदी जी कुछ कर लेंगे। तो ये नैरेटिव होता है। तो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के जहन में जो नैरेटिव आज की तारीख में कांग्रेस जितनी मजबूती से डाल रही है, उसका काउंटर बीजेपी के पास नहीं है। उसका एक बड़ा उदाहरण हमने देखा किस तरीके से अमित शाह के बयान के बाद में एक बेबसी नजर आ रही है पार्टी नेतृत्व के और पार्टी नेताओं के भीतर। और जिन नेताओं के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली जा रही है कि जनता के बीच में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन ले तो आप आखिर में यही कहोगे, अरे कहना क्या चाहते हो। क्योंकि वो जो सफाई जनता में या ऑपोजिशन के इंटेंशन पर जो अटैक करने की स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो उन नेताओं में या तो है नहीं, या उनको भी कोई और लिख करके दे रहा है, वो सिर्फ जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ रहे हैं। बीजेपी के आज के इन हालातों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।